नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में और एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं राशिद सईद खान साहब पाकिस्तान से और वसीम अल्ताफ साहब। आप दोनों का बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। और जैसे कि हम पिछले एपिसोड में पाकिस्तान फ़िल्मों के बारे में बात कर चुके हैं और हमने पिछले एपिसोड में बात की थी लेट 40s 50s और हम 60s तक पहुँचे थे अपनी इस चर्चा में। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान फ़िल्मों की जो 60s और 70s का एरा था, उसमें किस तरह की फ़िल्में बनती थीं, क्या कुछ होता था। तो सबसे पहले राशिद साहब अगर हम 60s 70s के एरा की बात करें पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की, तो क्या ट्रेंड्स होते थे फ़िल्म्स को लेके? क्या जॉनर था जो काफ़ी पॉपुलर था? अगर कुछ आप प्रोमिनेंट फ़िल्म्स के बारे में थोड़ा हमें जानकारी जी दें। अंबर जो ज़्यादा प्रोमिनेंट था या ज़्यादा नज़र आता है उसमें जो जॉनरा हमें वैसे तो हर किस्म की बनती हैं फ़िल्में, दोनों मुल्कों में वहाँ भी ऐसे बनती थी बट मोस्टली जो शुरू में फ़िल्में इवन 50s में 20 में भी वो जो हम कहते हैं ना सोशल ड्रामा या घरेलू माशरती फ़िल्में वो बनी हमारे यहाँ। और 60s का जो आगाज़ ही हुआ एक बहुत हिट फ़िल्म थी सलमा, जो कि अशफाक मलिक साहब ने डायरेक्ट की और उसकी ए आर कारदार साहब ने 1942 में शारदा के नाम से एक फ़िल्म बनाई थी, घरेलू फ़िल्म, जो कि उस ज़माने में जो होता है ना हमारे रिलीजियस और सोशल नॉर्म्स होते हैं, ज़रा उनमें जो चीज़ें हम पॉइंट आउट करते हैं कि जी ये गलत हमारे जो तौर तरीके या रस्में है रिवाज जो आम इंसानों को एक्सप्लॉइट करते हैं या ज़िंदगी में उनको मतलब दुश्वारियाँ होती हैं हमारे उन सोशल चीज़ों से या रिलीजियस जो हमें गलत कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उसके बारे में वो शारदा थी। तो उसी के राइटर जो थे नज़ीर अजमेरी, उन्होंने पाकिस्तान में 1960 में ये 6 जून को रिलीज़ हुई और अशफाक मलिक थे इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर। तो वो बहुत एक सुपर हिट फ़िल्म थी और इस फ़िल्म की एक ख़ास बात ये थी कि नूरजहाँ जो हमारे सब कॉन्टिनेंट की बरे-सग़ीर की इतनी बड़ी एक्ट्रेस भी थीं और उस ज़माने में हमेशा ये होता था कि बहुत सी ख़वातीन जो थीं वो सिंगर भी उन्हें साथ होना पड़ता था, अपना प्लेबैक की जगह वो खुद गाती थीं। तो उन्होंने इस फ़िल्म से अपना प्लेबैक सिंगिंग का आगाज़ किया, शुरू किया उन्होंने और उनकी ये पहली फ़िल्म थी जिसमें उनका एक ही गाना था, ज़िंदगी है या किसी का इंतज़ार, वो बहार पे पिक्चराइज़ हुआ था और वो बहुत खूबसूरत गाना था। तो मैडम नूरजहाँ का वो पहला प्लेबैक का जो था गाना था। उन्होंने उससे पहले अपना गालिब के बाद कोई फिर फ़िल्म में काम नहीं किया और लोगों के लिए गाना गाया। तो ये बहुत घरेलू खूबसूरत सी फ़िल्म थी, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को बताया था और बहुत सुपर हिट फ़िल्म थी। तो ज़्यादा जॉनरा ये था। बीच-बीच में मतलब छोटी-मोटी एक्शन फ़िल्म्स या जादुई फ़िल्म वो जो उसका भी ट्रेंड शुरू हो रहा था, जैसे अलिफ लैला और हातिम ताई ये वो छोटी-छोटी चल रही थी। लेकिन ज़्यादा जो लोगों का पे इम्पैक्ट होता था और हर तबका देखता था और उस ज़माने में बड़ा एक लिखा होता था सिनेमा के इश्तिहारों पर कि ख़वातीन की अव्वलीन पसंद। तो ये बहुत एक दिलचस्प सी बात होती थी कि ख़वातीन का बहुत ज़ोर होता था कि जी ख़वातीन जाती थीं और वो देखती थीं मैटनी शोज़ और सब। तो उस लिहाज से फ़िल्म बहुत मशहूर फ़िल्म थी। जी। मैं थोड़ा-सा इसमें ऐड कर दूँ कि प्राइमरीली ये एक रिफॉर्मेशन का पीरियड था जो 60s का था। यानी इसमें ये था कि अर्ली जो साल थे पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के उसमें आपको क्रूडनेस नज़र आएगी, स्टोरी लाइन में भी, टेक्नोलॉजी में भी, परफॉर्मेंसेस में भी। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो 60s में काफ़ी एक रिफॉर्मेशन हो गई थी। यानी एक तो रोमांटिक फ़िल्म्स बनने लग पड़ी, फिर कॉमेडी फ़िल्म्स बनने लग पड़ी, उसके बाद फिर कॉस्ट्यूम फ़िल्में बनना शुरू हो गई थीं। स्टंट फ़िल्में बनना शुरू हो गई थी। कॉस्ट्यूम कम स्टंट फ़िल्म्स वो बनना शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद सोशल ड्रामास बनना शुरू हो गए थे, यानी वो फ़िल्में जिनमें के किसी सोशल इश्यू को उठाया जाता था। मिसाल के तौर पे पॉवर्टी है, सोशल इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है, इस किस्म जी। की चीज़ें भी सामने आने लग पड़ी। और फिर जो पहली रंगीन फ़िल्म थी, संगम जिसका नाम था 1964 में वो रिलीज़ हुई और पहली पंजाबी रंगीन फ़िल्म पंज दरिया वो भी जी। 60s में रिलीज़ हुई।
ईस्ट पाकिस्तान में बड़ी अच्छी फिल्में बन रही थी। ये ईस्ट पाकिस्तान की थी ना, संगम? संगम ईस्ट पाकिस्तान की फिल्म थी। हमारी नायला थी पहली। हमारी यहाँ जो बनी पहली फिल्म आगा जिए गुल की, उसका नाम नायला था जी। और तो वसीम साहब, सॉरी मैं ऐड कर दूं, उससे पहले ये हुआ कि 2-3 फिल्में जो थी उस जमाने में कहते थे जुजवी, मींस पार्शियली कलर्ड, जैसे गुल बकावली थी, तो उसमें गाने थे, जैसे मुगले आजम भी था इंडिया में ना, तो वो क्योंकि जाहिर है महंगा काम होता था, तो कई दफा वो जुजवी रंगीन होती थी। तो पहली नायला। इसी तरह वो फिल्म थी रिश्ता है प्यार का। जी जी बिल्कुल। उसमें भी कुछ कलर्ड गाने थे, और वो पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग जो है पाकिस्तान से बाहर, यानी सीरिया में, लेबनान में और इंग्लैंड में उसकी शूटिंग हुई। वहीद मुराद और ज़ेबा की फिल्म थी वो, उसकी शूटिंग पाकिस्तान से बाहर हुई। अच्छा, तो उस जमाने में बड़ी नॉवेल्टी थी कि बाहर के हम मुल्क को फिल्म में ही देख सकते थे, ना टीवी था ना कोई चीज थी सिवाय अखबार रिसालों के, तो ये बहुत बड़ी बात होती थी। और वो बड़ा बनाते भी इसी तरह थे जैसे आपको सैर करा रहे हैं, गए और जाके कुछ सीन्स आउटडोर के और कुछ गाने पिक्चराइज कर लिए और वो फिल्म बाहर का उसका नाम लग गया। एग्जैक्टली। और फिल्म्स के बैनर्स पे, पोस्टर्स पे लिखा होता था कि उस पे ये बेरूत, पेरिस और लंदन, यानी आप उस फिल्म में जाके आप फिल्म देखें तो साथ आप सियाहत भी हो जाती थी वहां पे। अच्छा, फिर जो हॉरर फिल्म्स थी, हॉरर फिल्म्स भी बनी। मसलन जिंदा लाश एक फिल्म थी, 69 में रिलीज हुई थी, जो कि बेसिकली वही ब्रैम स्टोकर का जो नॉवेल है ड्रैकुला, उसी पे बेस्ड थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उसको थोड़ा सा वो एक मशरकी रंग दे दिया था। वो फिल्म रिलीज हुई और वो सर वो खासी कामयाब फिल्म थी। जी, कामयाब फिल्म थी, हबीब साहब की प्रोडक्शन थी और रेहान साहब ने वो रोल बड़ा अच्छा किया था और लोकेशंस भी उसकी बड़ी अच्छी थी। जी जी। और फिर एक और फिल्म आई थी डॉक्टर शैतान। जी, वो भी आई थी। डॉक्टर शैतान जो थी वो डॉक्टर जेकाइल एंड मिस्टर हाइड का जो कैरेक्टर था उसके ऊपर वो बेस्ड थी, और वो भी एक हॉरर फिल्म थी। एक दीवाना थी उससे पहले आई, वो भी बहुत काफी मतलब अपनी तरफ से इन्होंने हॉरर डरावनी बनाई थी। जी, वो भी इन्होंने कोशिश की थी कि लोगों को डराया जाए उस फिल्म के जरिए। लिखा होता था कि बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, कमजोर दिल हजरात जब आए तो उनके लिए एम्बुलेंस खड़ी है। उनके जो फिल्मों के जो इश्तिहार, लिखा होता था सिर्फ बालगों के लिए और कमजोर दिल हजरात तशरीफ ना लाएं। हाँ, कमजोर दिल हजरात तशरीफ। अच्छा, और वसीम साहब उसमें एक ये बड़ी बात थी कि जब बना रहे थे हबीब साहब तो कोई हीरोइन नहीं मानती थी कि भाई मैं उस तरह ड्रैकुला का कैरेक्टर करूं और उसमें मेरे ये दांत लगे हों और मेरा मतलब आई मेकअप ना हो और एक खास तरह का फेस के ऊपर एक अजीब सा एक्सप्रेशन देना था। तो सिर्फ दीबा बेगम जो थी हमारी हीरोइन, बड़ी उस जमाने की टॉप पे थी और उनकी हर फिल्म ऑलमोस्ट सिल्वर जुबली एंड गोल्डन जो वो वाहिद थी और सब कहते थे कि अब ये इसके बाद इनका करियर खत्म हो गया, अब तो ये लोगों को यही तस्वुर आएगा कि ये ड्रैकुला है। तो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उनको और माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम करती रही उसके बाद। अच्छा, एक फिनोमेनन और भी देखने में आया और वो था वहीद मुराद। यानी वहीद मुराद जो है एज अ हीरो वो 60s में फिल्मों में इंट्रोड्यूस हुआ। पहली फिल्म शायद चिराग जलता रहा। नहीं, चिराग जलता रहा में मोहम्मद, इनकी पहली फिल्म जो थी एज एन एक्टर जिसमें इनका रोल बाकायदा था, दामन थी, सफिया संतोष की दामन, और उसमें नीलो के ऑपोजिट थे। और ये इस कदर खूबसूरत और स्मार्ट आए, उस जमाने में ट्विस्ट बहुत होता था डांस इनका, और नीलो का जो ट्विस्ट था बस वो फिल्म की जान था। और उसके बाद हर लड़की की, हर टीनेजर की जो फाइल थी उसमें वहीद मुराद की तस्वीर होती थी। और मेरे ख्याल में सब कॉन्टिनेंट में इतना पॉपुलर कोई नहीं हुआ। वो जो कहते थे ना कि अगर गाड़ी भी गुजर जाती थी तो लड़कियां इतना उसको किस करती थी कि वो सफेद गाड़ी लिपस्टिक से रेड हो जाती थी। और उनकी जो मतलब जहां वो आउटडोर शूटिंग कर रहे होते थे, कभी स्कूल कॉलेज के ट्रिप्स होते थे तो ठट के ठट लग जाते थे उनको देखने के लिए। ही वॉज वेरी चार्मिंग एंड सबसे बड़ी बात ये कि एजुकेटेड थे। उनके वालिद का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का और फिल्म प्रोडक्शन का काम था, फिल्म आर्ट्स के नाम से इनका। तो इन्होंने जब ये इसमें काम किया, फिर नेक्स्ट जब अपनी फिल्म इन्होंने बनाई हीरा और पत्थर, वो बहुत हिट हुई। और अरमान का तो वसीम साहब बताएंगे सारा कि अरमान क्या इतना बड़ा माइलस्टोन थी।
प्लैटिनम जुबली थी जी, डायमंड पहली प्लेटिनम पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म थी। जी, और परवेज़ मलिक साहब बाहर से अमेरिका से पढ़कर आए थे फ़िल्म मेकिंग का, और उन्होंने ये बनाई। लाइट अच्छा, ये जितनी भी अंबर फ़िल्म्स थी बहुत जो सुपर हिट हुई, वो सिंपल थी बिल्कुल, और मतलब सिंपल रोमांस, और कोई बहुत ज़्यादा उनके अंदर बहुत लंबे चौड़े कोई एक्शन, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। गुड म्यूज़िक, गुड एक्टिंग, नेचुरल, अच्छे सिंपल डिसेंट कॉस्ट्यूम्स, आम घरों जैसे अच्छे सेट्स, बस ये था। और उसको फिर हर तबके ने पसंद किया। जो लोग कभी घर से नहीं निकले होते थे फिल्में देखने, वो भी गए फिर उनको देखने। तो ये एक जी। अरमान जो फ़िल्म थी इनकी 1966 की, वहीद मुराद की, ये एक फिनोमिना था। और ज़ेबा हरसेल्फ वो भी आ चुकी थी इससे पहले, लेकिन उनके लिए भी ये फ़िल्म जो थी वो कमाल हो गया। वो आज तक भी उसकी कहानी उससे जी, पहले हीरो और लेकिन पत्थर 64 में, और जी, फिर उसके बाद अरमान आई, अरमान फिर है अरमान 66 के बाद जी 60 अरमान 66 में आई है। जी, जी, जी। जी, और फिर आई थी इनकी एक फिल्म एहसान, जी। एहसान एहसान आई थी जी, वहीद मुराद की, और फिर एक वहीद मुराद की फिल्म आई थी दोराहा, तो रहा। वो शमीम और आरा के साथ थी। वो शमीमारा के साथ थी। जी, जी, तो वो एक बिल्कुल एक समझ लें कि एक नया उस तरह से फिनोमिनन था, यानी पहली दफा हमें एक बड़ा चार्मिंग और बड़ा एक चॉकलेटी किस्म का हीरो मिला। इससे पहले भी हीरो तो थे, लेकिन जो एक ऐसा हीरो जिसका पर्सोना मॉडर्न ईरा के साथ मैच करता हो, वो वहीद मुराद ही था। क्यों सर, मैं तो यही जी कहूंगा। बिल्कुल, जी बिल्कुल। बाकी तो हालाँकि इतने उम्र रसीदा नहीं होते थे, लेकिन उस ज़माने के जो आदमी थे ना, वो बड़े लगते थे, अंकल टाइप लगा करते थे। अंकल टाइप देखिए लगते जी, थे। इलियास कश्मीरी भी हीरो आया है एक फिल्म में, जी, तो एक तो से ज्यादा इनकी फिल्मों में। सेंस ऑफ ड्रेसिंग अप, और स्पेशली जैसे यहाँ इंडिया में जतिंदर थे कि वो गाना जो पिक्चराइज़ करवाना था ना, वो वहीद मुराद ने ही शुरू किया। अदरवाइज़ हीरो बेचारा एक खड़ा रहता था जैसे एक दरख्त की तरह, और हीरोइन आगे पीछे डांस कर रही होती थी। तो ये वाहिद थे जिन्होंने बहुत अच्छे बड़े ग्रेसफुल अंदाज में डांस भी जो वहीद मुराद ने शुरू किया हर किस्म का, चाहे वो किसी क्लब में दिखा रहे हैं या कहीं आउटडोर में, कहीं हिल स्टेशन पे वो कोई गाना गा रहे हैं, कोई डुएट गा रहे हैं। तो उनकी एक बहुत मखसूस स्टाइल था, जो कि वो उनका अपना ही था, और किसी ने ना बाद में किया ना उस ज़माने में, और उनके आसपास जितने भी एक्टर्स थे उनका किसी का नहीं था। और बहुत बड़ा नाम, माशाल्लाह एजुकेटेड थे, और एक चार्म उनका जो था वो बहुत ज़्यादा था, हर जी, किसी की पसंद थे। जी। अच्छा सर, फिर लेकिन राशिद साहब, जी प्लीज अ, आप चलें। अगर हम 60-70s एरा की बात करें, जो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को जो 60s और 70s एरा में जो ग्रोथ मिली, क्योंकि 40s और 50s की बात करें तो अर्ली इयर्स थे। आते-आते मैच्योर होते-होते किसी भी इंडस्ट्री को टाइम लगता है। क्या की फैक्टर्स रहे जो 60s-70s के एरा में फ़िल्म इंडस्ट्री को जो ग्रोथ मिली? उसमें ये था कि जो लोग आए थे वहाँ से माइग्रेट करके इंडिया से, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, कैमरामैन, सब बहुत अच्छे ट्रेंड, वो कुछ थे। उन्होंने पहले तो शुरू के 2-1 लोग थे, जैसे शौकत हुसैन रिजवी, और हम लास्ट बात कर चुके हैं नज़ीर साहब थे। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ से लोग आए, बहुत अच्छे म्यूज़िशियन आए। जैसे देखिए निसार बज़मी हमारे वहाँ आके वो बहुत उनका बड़ा नाम हुआ, इंडिया में भी वो दे रहे थे। फिर जैसे वहाँ पे नौशाद हैं, हमारे यहाँ नाशाद आए, जिन्होंने इंडिया में बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया, और वो वहाँ पे नाम उनका कन्फ्यूज़ हो जाता था नौशाद और नाशाद का, क्योंकि इतना अच्छा उन्होंने भी काम किया हुआ था। तो फिर जब ऐसे लोग आए और वो काम करना हुआ, साथ-साथ ये जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर्स थे, और वो जैसे आगा जी गुल और शबाब किरानवी एसएम और यूसुफ। एसएम यूसुफ, ये लोग आए, इन्होंने काम शुरू किया। एसएम यूसुफ का बहुत बड़ा नाम था कि उन जैसी घरेलू फ़िल्में वहाँ पे गुमाश्ता और ये सब इंडिया में बनाई उन्होंने। नेक परवीन बनी पार्टीशन से पहले, तो फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ आके जैसे सहेली बनाई, तो सहेली। सहेली की 60s की पहली सुपरहिट फ़िल्म थी। इतनी मल्टी स्टारर और इतने उसके गाने, उसके बल्कि यहाँ डिटो कॉपी हुए इंडिया में। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, मेरी सौतन की सहेली, या क्या उसका नाम था, रेखा की एक फ़िल्म थी, हाँ। सौतन सर सिर्फ। तो बहुत उसकी कॉपीज़ बनी, उसकी वो ओरिजिनल उन्होंने अपनी ही फ़िल्म को दोबारा बनाया था, और उसकी मतलब टेक्निकली परफेक्ट थी वो फ़िल्म, सेट्स के लिहाज से, म्यूज़िक के लिहाज से। तो ये लोग थे। फिर इन्होंने मतलब स्टूडियोज़ इतनी जल्दी-जल्दी बन गए, जो पुराने थे उनको भी उन्होंने दोबारा से खड़ा किया। और उसके बाद ये शबाब साहब की एक फ़िल्म थी आईना, तो जो पहली आईना थी, जो 66 में बनी, उसके बाद शबाब स्टूडियो का बनना शुरू हो गया, सिनीटल बना, और ये जो था एएम और यूबी और जावेदा,
और एवेन्यू, शाहनूर, बारी, जब इतने स्टूडियोज हों तो जाहिर है फिल्में फिर बननी शुरू हुई। फिर उसके साथ साथ पैरेलल रीजनल फिल्में भी बननी शुरू हुई और पंजाबी फिल्मों ने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि वो बनती सस्ती थी और बिजनेस बहुत ज्यादा करती थी। आप जी। ये देखिए कि 60s में और मिड 70s तक हर साल 200 से ज्यादा फिल्में रिलीज होती थी। जी 200 से ज्यादा 1968 में बहुत ज्यादा हुई। जी। और जी अब इस वक्त मेरा ख्याल है उर्दू की हार्डली 6, 7, 8 फिल्में रिलीज होती हैं हर साल जी अभी इस बिल्कुल वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। और वो यही ये है आपके कि पास पहले जितने भी हमारे यहाँ ये नए बने से बहुत कमाल स्टेट ऑफ द आर्ट ये सिनेप्लेक्सिस है, वो सिर्फ इसी वजह से बने थे कि हमारे यहाँ इंग्लिश की और इंडियन फिल्में जो आ रही थी धड़ाधड़, तो वो बहुत बिजनेस कर रही थी और उसकी वजह से साथ साथ हमारी भी चल रही थी। इवन 65 की वॉर तक इंडियन भी यहाँ लगती थी, तो उसमें भी ये भी था जो हम बात करें, उसमें कंपटीशन भी बहुत था कि एक तरफ अगर संगदिल लगी हुई है, आन लगी है, बरसात लगी है, दीदार लगी है, तो आपकी ये सहेली और ये सब फिल्में और ये सब चल रही हैं उसके साथ साथ। तो उससे जब भी अच्छी बनी, ये कभी हुआ नहीं कि उससे कोई इतना बड़ा नुकसान होता हो। जब तक कंपटीशन था तो ज्यादा उसको देख के फिर हमें अच्छे चेहरे, अच्छी एक्ट्रेसेस, जैसे हमारे यहाँ सबिया खानम थी, संतोष थे, जुदीर थे और मुसरत नज़ीर थी, ये सब जो शुरू की 60s और 50s के एक्टर्स थे। और ये मतलब उस कंपटीशन में ये लोग पूरे उतर रहे थे। नूरजहां की दुपट्टा इतना इंडिया में चली, नींद नूरजहां की जो 59-60 के बीच में बिल्कुल आई थी, एक वो कमाल की फिल्म थी, बहुत ही अपने वक्त से आगे की, उसको इंडिया में बेहद पसंद किया। म्यूजिक भी उसका इसी तरह का था और उसमें भी कोई मतलब ये नहीं, आपको जैसे मैं लास्ट टाइम मैंने आपसे जिक्र किया था, ये नहीं पता लगता था कि ये लोग जो है इनकी जगह कौन है, शहर कौन सा है या मजहब क्या है, नाम उसी तरह के उनके सारे। और वो फिल्में और आना जाना सबका था इतना, मतलब कोई, हालांकि इतनी रिसेंटली पार्टीशन को इवन 60s में भी समझिए कि 12-13 ही साल हुए थे, लेकिन कोई ऐसा वो नहीं था। यहाँ सब मैगजीन्स आते थे, चीजें चलती थी, तो लोगों को पता था कि भाई, और यहाँ का भी सब फ्लरिश कर रहा था। तो उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि बहुत बड़े बड़े जाइंट्स थे बनाने वाले जी। और मेहनत कर रहे थे और लोगों को लाके उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता था। मतलब अगर वो किसी भी एक अनट्रेन्ड भी एक्टर या एक्ट्रेसेस को लाते थे, चाहे वो बिल्कुल किसी ऐसे तबके से हों जहाँ इतनी उनको वो भी ना हो सोशली, मतलब बहुत एजुकेटेड भी, लेकिन वो उन्होंने ग्रूम करके उनको भी ऐसा किया कि अब यकीन नहीं आता कि वो इतना कोई हो सकता था। जैसे उस जमाने की बहुत ज़्यादा कॉलेज स्कूल ना गई हुई भी लड़कियाँ और लड़के आए, जी। बट दे वर रियली मतलब वेरी ग्रेसफुल और अपनी उनकी एक्टिंग में बहुत उनको कमाल हासिल। जी। अच्छा अगर अच्छा जी, जी, आप प्लीज़। प्लीज़ ऐड कर दीजिए, फिर मैं सवाल हाँ, करूँगी। मैं ये कह रहा था कि इसके अलावा फिर हिस्टोरिकल और कॉस्ट्यूम फिल्में भी बनी यहाँ पे। यानी स्टंट फिल्में भी उनको आप कह सकते हैं एक लिहाज से। जैसे आदिल थी, हातम ताई, हजार दास्तान, परस्तान, ये सारी फिल्में जो थीं, ये माफ़ौक़ल फ़ितरत वाक़यात पे और इस तरह की जो कहानियाँ थीं जिनमें कि जिन भी होते थे, चुड़ैलें भी होती थीं और एक हीरो भी होता था जो घोड़े पे बैठ के जाता था। तो वो बड़ी मज़ेदार फिल्में इस लिहाज से थीं कि उनमें आपको ना बड़ी एक फैंटेसीज़ होती थी, वो लोग देखते थे। लोग भी तो शायद मासूम थे, हम लोग उस जमाने के कि उन जिन परियों को हम लोग कर लेते थे। जी, हम तो इतना नहीं। एक फ़िल्म मैंने देखी कुछ अरसा पहले, परस्तान। तो उस फ़िल्म की जो शूटिंग हो रही थी, वो शाहदरा के करीब हो रही थी, एक लाहौर के पास एक जगह है। तो वो उनके डायरेक्टर भी इतने मासूम होते थे कि वो ज़माना दिखा रहा है बहुत पुराना, यानी क़ब्ल इस्लाम का सामरी ज़माना। जादूगर का। जी, जी, सामरी जादूगर का ज़माना है और कैमरे में एक बहुत बड़ा बिजली का खंभा भी नज़र आ रहा है पीछे। और तो मूढ़ों के नीचे साइकिल के टायर लगे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भी नज़र आ और रहे हैं। वो अंबर जो ड्रैगन था ना, उसमें जो ड्रैगन आया उसको ट्रैक्टर के ऊपर बनाया हुआ था, नीचे से ट्रैक्टर के पहिए नजर आ रहे हाँ, थे। एग्ज़ैक्टली। आजकल सोचिए क्या वीएफएक्स इफेक्ट्स हैं, कितना आसान है, क्या-क्या दिखा सकते हैं, एब्सोल्युटली। सो अब कन्विंसिंगली। तो और उस ज़माने में ये था कि, और वो परियां भी जब उड़ती थी ना, वो बेचारी हॉरिजॉन्टल उड़ रही होती थी, खड़ी-खड़ी उस तरह उड़ती थी। हाँ, तो वो बड़े मजा आता था, लेकिन मजा आता था, मासूम मासूम आता था। डायरेक्टर्स थे वो। जी, जी। बेचारों के मुझे पास एक शायद टाइम नहीं इंडिया में होता। वसीम साहब, मैंने एक फ़िल्म देखी थी बचपन में, आई थिंक ज़िंदगी की दूसरी तीसरी फ़िल्म होगी, वो पारस मनी। वो कलर्ड थी
और उसके गाने बहुत ज़बरदस्त थे, और वो देख के इतना कई दिन तक उसका असर जो था ना, उसके जादू और उसकी चीज़ों के बहुत बड़े मशहूर उसमें गाने थे। वो जब और याद जब आए, याद आए बहुत याद आए। हँसता हुआ जी, नीरानी चेहरा, काली जुल्फ़ें रंग सुनहरा जो था, जी, तो उसमें भी बड़ी मज़े की जी। कहानी थी। वो जादूगरनी थी जिसने कोई सारी उम्र अपने लिए, मतलब जवानी के लिए उसने कोई जादू किया हुआ था कि मैं सारी उम्र ऐसे ही रहूँ। तो ये बड़ी मज़े की कहानी। अगर हम 60-70s के दौर की बात करें, तो उस दौर में कौन इन्फ्लुएंशियल फ़िल्म मेकर्स थे? कौन-कौन उस दौर में सुपरस्टार बने, जो आज बड़ा नाम के जी, तौर पर याद किया जाता है? मैं दूँ इसका जवाब? जी, जी, आप दीजिए। जी, कोई भी। जी। बिल्कुल। जी, उसमें हमारे यहाँ, जैसे मैंने बताया, घरेलू फ़िल्में जो बन रही थी, उसमें तो ये एसएम यूसुफ ने बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्में बनाई, सहेली, बहू रानी और इस किस्म की बहुत अच्छी बनी। लेकिन शबाब किरान भी ऐसे थे जो कि वो हर तबके के लिए, और उनकी फ़िल्में मतलब घरेलू भी होती थी, उसमें एंटरटेनमेंट भी हद से ज़्यादा होती थी, और स्टार्स भी टॉप के होते थे, तो वो बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। और क्योंकि उनका अपना इतना बड़ा अदारा था, स्टूडियो था, तो साल में उनकी कम से कम 3 फ़िल्में, 4 फ़िल्में, आगे उनके बेटे भी फिर डायरेक्टर्स बन गए, ज़फ़र शाहबाब वग़ैरह। तो वो हर ईद पे स्पेशली जो मेन होता था, दोनों ईदों पे, ये बकरा ईद पे भी और जो ईद उल ज़ुहा होती है, उस पे भी रिलीज़ होती थी उनकी एक फ़िल्म ज़रूर, और वो पक्का होता था कि सिल्वर, गोल्डन जुबली से तो कम का सवाल ही नहीं था। और सब एक्टर्स उनको बहुत मानते थे, और उनको मतलब इज़्ज़त उनकी बहुत ज़्यादा थी। थे भी वो बहुत नफ़ीस और शरीफ आदमी, तो उनकी वो बहुत उनका एक नाम था। और उसके अलावा जो लोग ज़रा जैसे एक्सपेरिमेंटल आप कहती हैं, उसमें खलील कैसर थे, उनके साथ रियाज़ रियाज़ शाहिद। शाहिद थे, जिन्होंने बड़ी इनकलाबी फ़िल्में बनाई, बहुत जो होती है ना सोशलिस्ट किस्म की, वो भी बनाई, और ज़रक़ा और ये अमन की तरह की ऐसी फ़िल्में भी बनाई जो कि फ़लस्तीन के बारे में या इस किस्म की, जो कि बहुत रिस्की था उनको बनाना। ससुराल थी, खामोश रहो फ़िल्म है, इस तरह की। तो ये फ़िल्में बहुत माइलस्टोन थी अपने वक़्त की, और वो फ़िल्में भी लोग वेट करते थे, और उनको हमेशा देखा गया। फिर एक हमारे बहुत ही अच्छे, मतलब उनका मैं नाम ज़रूर लूँगा, डायरेक्टर थे जिन्होंने नींद बनाई, हसन तारिक साहब। तो उन्होंने भी जो एज़ एन असिस्टेंट काम करने के बाद इंडिपेंडेंटली पहली फ़िल्म बनाई नींद, तो वो भी एक ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंटल फ़िल्म थी, और वो भी इंडिया में बहुत चली, यहाँ भी चली। नूरजहाँ उसमें हीरोइन थी, और वो उसमें बिल्कुल हीरो जो था वो मतलब एक विलन ही था जिसको दिखाया था, और एक कोयला चुनने वाली लड़की है जो सेठ के भी घर जाती है, कोयला चुनती है रेलवे लाइन से, और वो बेचती है, और तो उसको सारा एक्सप्लॉइट करने की पूरी कहानी थी। और वो फ़िल्म इतनी मतलब वक़्त से आगे की, क्या समझ लीजिए, या बोल्ड समझ लीजिए, उसके बावजूद वो हिट हुई थी। तो ऐसे लोग जो हसन तारिक जैसे, उन्होंने फिर बहुत बनाई, तहज़ीब एक बनाई, और उमराव जान फिर उन्होंने बनाई। तो इस किस्म की जो फ़िल्में उन्होंने हर तरह की बनाई, और मोस्टली उनकी इस किस्म की जो फीमेल ओरिएंटेड समझिए, ये जो हमारी यहाँ सेक्स वर्कर्स हैं या तवाइफ है, उनके ज़िंदगी के पे जो बनाई, वो फ़िल्में बहुत उनकी कमाल थी, उनकी डायरेक्शन वो काबिल-ए-दीद थी। वो बल्कि इंडिया में भी सब जानते हैं उनके काम को, जो भी उनकी ये फ़िल्में थी, उमराव जान, तहज़ीब, अंजुमन, ये बड़ी कमाल फ़िल्में थी, आई थिंक। इसके जी। अलावा हमारे यहाँ पैरेलल सिनेमा भी रहा है और फ़िल्में बनाई गईं, मसलन जागो हुआ वसीम सवेरा। साहब, आप अगर बता पाएँ, जो राशिद साहब ने छोड़ दिया, उस दौर के कौन-कौन से सुपरस्टार्स थे 60-70s के? उनके बारे में बताएँ। सुपरस्टार्स में जी देखिए, हमारे यहाँ एक तो मोहम्मद अली थे, उसके बाद फिर वहीद मुराद थे, फिर नदीम थे और फिर शाहिद थे। यानी ये मैं समझता हूँ ये 4 लोग। क्यों राशिद साहब, आप कोई ऐड करना चाहेंगे इन चारों में? इन जी, चारों इनसे जी, के मेरे पहले अलावा? जानने 2-3 का और थे, 2-3 और थे इनसे पहले, जो इनके आने से जिस वक़्त ये शाहिद और नदीम नहीं आए, तो इनके साथ फिर कमाल साहब थे, हबीब साहब थे, ये भी अपने वक़्त जी, के लेकिन सर ये लेकिन मतलब एक कैटेगरी में हम इनको नहीं डाल सकते सर, हबीब को और कमाल को। एक कैटेगरी में तो ये 4 ही होंगे, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम और शाहिद। जी, मेरा ख्याल तो यही है, 4 ये। जी, और एक्ट्रेसेस में आ जाएँ तो उनमें ज़ेबा थी, शमीम आरा थी, फिर एक हद तक रानी थी और दीबा थी। अ, मेरे ज़हन में तो यही आ रहे हैं नाम जी, सर। आप जी, जी, मतलब अगर आप पुरानियों को नहीं इस वक़्त गिनना चाह रहे, जैसे मुसर्रत नज़ीर वग़ैरह अपने वक़्त में थी, वो भी 60s में थी शुरू में, लेकिन ये कि हम 62 से अगर लें तो ज़ेबा, दीबा, और ये जो उर्दू फ़िल्मों में थी, रानी,
और फिर पंजाबी में ले तो फिरदौस, हाँ, फिर नगमा, पंजाबी फिरदौस में फिरदौस, थी। और फिरदौस उससे थी जब सोनी। आगे चले हम 70s की तरफ, तो आई थिंक उस वक्त बाबरा शरीफ जो थी ना, वो हाँ, बहुत बड़ी बाबरा एक्ट्रेस थी जी। जी, वो बाबरा शरीफ। देखने में भी बहुत खूबसूरत थी और एक नया ही बिल्कुल अपना जॉनरा, जैसे आपके यहाँ मतलब करीना कपूर हैं, वो उनको बहुत जी, पसंद किया जाता है, उनकी मॉडर्न जो टच था उनका थोड़ा, जी, डांस और वो इसी सारी तरह चीज़ें इनका थी। था कि एक तो लाइट सी फिल्मों में कॉमेडी भी कर लेती थी सब कुछ, लेकिन उन्होंने कुछ सीरियस फिल्में भी की, जैसे सलाखें थी या कुछ और जिंदगी थी, वो उनकी फिल्में बहुत अच्छी हुई। और उनके बाद जो फिर एंड में जो थी वो आखिर में वसीम साहब, जो मैं समझता हूँ, अभी मैं कल उनका काम भी देख रहा था, तो आखिरी जो बिल्कुल एंड में आई और जिनको हम स्टार्स कह सकते थे और जिन्होंने काम अच्छा किया एक्टिंग के लिहाज से और एजुकेशन के लिहाज, तो नीली बहुत अच्छी थी और थोड़ा सा रीमा ने अपने आप को एक ग्रूम किया। उसके बाद आगे जो है ना सिनेमा में अभी हमें मतलब वेट ही करना है कि देखें कौन करते हैं। जैसे माहिरा खान है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्ट्रेस है इस दौर की, लेकिन ये कि अभी प्रूव करना पड़ेगा हर किसी को उस वो तादाद फिल्मों की या वो फिल्मों की सक्सेस जो होती है ना वन आफ्टर द अदर, वो अभी तक ना कोई फिल्म प्रोड्यूसर बना सका है, ना वो कोई एक्टर हमें उस तरह का दे सका। अच्छा सर, ये बताइए कि जावेद जब्बार पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने फिल्म बनाई थी बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन, मुसाफिर जी, के नाम से, मुसाफिर के नाम पूरी से। तरह फ्लॉप हो गई। जी, अच्छा, दूसरा आप ये देख लें, सरमद सहबाई ने फिल्म बनाई थी एक, फनकार गली, बुरी तरह फ्लॉप हो जी। गई, भी पढ़े लिखे आदमी हैं खासे। हुँ, अच्छा, फरयाल गौहर ने एक फिल्म बनाई थी टिब्बी टिब्बी, गली। वो भी बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हुई। तो नहीं इसका मतलब वो वसीम साहब, टिब्बी गली का तो ये है कि उसे रिलीज़ ही नहीं किया गया ना सिनेमा में, कि वो पल्स ग्लोबल वालों ने खरीद ली थी, जैसे नेटफ्लिक्स खरीद ले इसी हाँ, तरह। हाँ। तो वो उसकी मैं तो कहता हूँ कि अगर अभी भी वो इतने साल बाद भी उसे अगर रिलीज़ कर लें, तो बहुत पसंद की जाए। लेकिन वो सर मैंने उसको देखा है, उस फ़िल्म को मैंने देखा है, वो वीडियो जी, पे तो अवेलेबल वो फ़िल्म है। मेरे पास है जी, डीवीडी में। वीडियो पे जी। अवेलेबल है, लेकिन सर बहुत वीक डायरेक्शन है उस फ़िल्म की। अगर आप वो देखें। हमारे यहाँ ये रहा कि जो भी पैरेलल सिनेमा था, देखिए वो जैसे आपने जिक्र किया 60 की जो थी, जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई और बहुत उसका बल्कि प्रिंट भी हमें वहाँ से ही फ्रांस के किसी गांव में किसी खातून फ्रेंच औरत के पास से मिला है, जागो हुआ सवेरा। वो जी, देखिए इतने साल बाद भी 60 साल से भी ऊपर हो गए, वो फिल्म कमाल है। अंबर, आप भी अगर कभी आप यूट्यूब पे जाके देखें जागो हुआ सवेरा, तो आप हाँ, हैरान रह जाएंगी कि वो बंगाल की है स्टोरी, बंगाल के उन मछेरों की ज़िंदगी मछेरों पे। की है, और क्या वो फिल्म है कि मतलब आदमी अपने आंसू नहीं रोक सकता। और उसका म्यूजिक, फैज साहब की शायरी है, हालांकि वो बिल्कुल मतलब आप उस तरह देखते हो आर्ट मूवी की तरह, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, लेकिन वो कमाल है। वो इंडियन भी जो बहुत बड़ी बड़ी सत्यजीत रे की फिल्में हैं उनसे भी समझिए वो फिल्म आगे है। कारदार साहब की उसमें डायरेक्शन है और फैज साहब का सारा ये इसमें है उसमें, तो वो तो कमाल थी। उसके बाद जितनी भी बनी, अशफाक साहब ने बनाई थी वो जो धूप बरसाए, वो भी बहुत वीक थी। फिर बहुत दूसरा इन्होंने नीला पर्वत। नीला पर्वत बनाई अहमद बशीर साहब ने, उसमें भी बहुत कुछ था, लेकिन बात वो यही है कि वो अपना इंटेलेक्चुअलिज्म जब दिखा रहे होते हैं तो वो उसमें किसी और चीज़ को कंसीडर नहीं करते कि कोई रेलेवेंस, कोई चीज़। कई दफ़ा 12 मसाले भी डाल देते हैं उसमें। क्लासिकल म्यूज़िक बहुत अच्छा था, मलका जो थी हमारी रोशन आरा बेगम, उनका म्यूज़िक था, ज़रीन सुलेमान के क्लासिकल डांसेस भी थे, नूरजहां के गाए हुए गाने थे, अच्छी कैमरा का जब भी था, कैमरा वर्क भी अच्छा था। लेकिन कुछ स्टोरी में जो एक होता है ना बुनत होती है, आप टॉपिक तो ले लेते हैं लेकिन उसको उस तरह से उसका स्क्रीन प्ले जो होता है ना, वो उस तरह आप जब तक नहीं बनाते तो वो फिर फिल्म नहीं चलती। और फिल्म के लिए एब्सोल्युटली। अब तो देखिए ना, आपने देखा होगा कि फिल्म जब बनती है तो उसमें आपको पूरी मार्केटिंग करनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि कब है और उसके लगने का। कई दफ़ा हमें पता ही नहीं होता कि फिल्म कौन कब बना रहा है और कब लग गई सिनेमाज में। अगर छोटी सी कोई फिल्म है छोटे बजट की, तो उसमें फिर बिल्कुल। नुकसान होता है। जी, बिल्कुल। लेकिन एक और बात अगर समझने की कोशिश करें, 60-70s की जो फ़िल्में थी उनको रिस्टोर करने के लिए या आर्काइव करने के लिए कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है, या उन फ़िल्मों का क्या कुछ? नहीं नहीं, नहीं अंबर, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, यकीन कीजिए मेरे तो क्योंकि शौक बहुत है और मुझे कोई भी अगर फिल्म से रिलेटेड
मिलते हैं, मतलब मेरी वसीम साहब से भी दोस्ती इसीलिए है कि ये बहुत से लोगों को ऐसों को इंडिया पाकिस्तान में जानते हैं और हमारी बात भी होती है उन लोगों से और सब, तो मेरे लिए तो वो बड़े तबर्रुक की तरह होते हैं। मैं सब अपने बहुत दोस्तों को भी, मियाँ एहसान की फैमिली है, वो उनकी फ़िल्में यकीन कीजिए, एक गुलनार फ़िल्म थी जो कि बहुत खूबसूरत मसनवी ज़हर-ए-इश्क के ऊपर बनाई थी और इम्तियाज़ अली ताज और उसमें कौन-कौन बड़े-बड़े इंडिया के लोग शामिल थे, यहाँ के थे सब बनाने वाले, लेकिन उसका सिवाय 3 गानों के उसका कुछ नहीं है। वो एक इतनी ज़रूरी फ़िल्म थी, कहीं से उसका कुछ नहीं मिलता। बहुत-बहुत हमारे यहाँ टेस्ट के ऊपर बनाई थी पाकीज़ा, वो जो उसकी कहानी थी, उसका प्रिंट नहीं है। थे भी मतलब देखे चली और उसके बाद अब किसी के पास कुछ नहीं रहा। तो वो इतनी ज़बरदस्त फ़िल्में थी जिनका पता था। एक फ़िल्म जो बहुत जिसको बेशुमार 10-11 अवार्ड मिले थे, बाजी फ़िल्म थी 1963 की या 64 की, सुलेमान की। तो और वो उन्होंने बनाई थी हफ़ीज़ुल्लाह हसन अप्पी ने, जिनको ये पंचोली स्टूडियो भी मिला था, माल रोड पे उसमें बनी थी। तो वो ज़ेबा थी उसमें, नैयर सुल्ताना थी और बहुत उसकी मैच्योर कहानी थी अपने वक़्त के लिहाज से। एक खातून हैं जो कि मतलब उनको बाजी-बाजी सब कहते हैं और सब उनसे बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन उनकी ये नहीं कोई सोचता कि इनके भी कोई जज़्बात हैं, शादी करना है और जिससे वो चाह रही होती हैं वो भी दूसरी उनकी ही बहन से कर रहा है और सब। तो उसमें गाने भी थे फैज़ साहब की, वो जो एक नज़्म है उसमें, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, और क्लासिकल उसमें गाने और बहुत चीज़ें थी। अपने वक़्त की बहुत कमाल फ़िल्म थी और उसका भी प्रिंट जो है सिर्फ़ वीएचएस में, वो भी मैंने कहीं से कराची के एक वीडियो जो था उनका मार्केट थी वहाँ से निकलवाया था, तो वही इधर-उधर चल रहा है, जो असल में होना चाहिए जितना एक करने के लिए कहीं भी तो इसके लिए कोई बॉडी या कोई एफर्ट, क्योंकि बहुत सारे फ़िल्म नहीं, मेकर्स होंगे, ऐसा नहीं आर्ट लवर्स होंगे। सर्विस ज़रूर होती है जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, कोई हमारी एक गवर्नमेंट आती है, वो सब कहते हैं हम ये करेंगे, हम स्टूडियो बनाएँगे, एकेडमी बनाएँगे, ये हो, लेकिन आप देख लीजिए कि ये बातें होते-होते कम से कम 70s से, जब हमारे यहाँ पहले दफ़ा गवर्नमेंट आई थी इलेक्शंस के बाद, बड़ा यहाँ बहुत अच्छे जनरल इलेक्शंस हुए थे 70 के, उसके बाद से ये बातें हो रही हैं और हर आदमी बहुत ये शो करता है कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री के और लोगों के करीब है, और हर दफ़ा जो आर्टिस्ट और ये फ्रेटर्निटी है वो भी उन लोगों के साथ बहुत उनका होता है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ हुआ नहीं। हैरानी की बात ये होती है कि इवन खुद बड़े-बड़े आर्टिस्ट, अब यही होता है कि उनके घर, उनकी जगह, उनके स्टूडियो बिक गए, कोई उसकी निशानी नहीं रहती। जैसे नूरजहाँ का घर है, मुझे इतना अफ़सोस होता है, इतना गज़ब का घर था उनका, बिल्कुल लाहौर के दिल में, हमारा जो सारा गुलबर्ग का मेन राउंड अबाउट है, उस पे घर था, तो वो डिमोलिश होके वहाँ पे एक अगली सा कमर्शियल प्लाज़ा बन गया। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। किसी ने ये किया कि अपने घर को कम से कम अपना ही काम जो होता है, जैसे किसी अच्छे म्यूज़िशियन का है या किसी का, वो कर लें। आर्टिस्ट का है, उनके म्यूज़ियम्स हैं, उनकी एग्ज़िबिशन्स के लिए आर्ट गैलरीज़ हैं, चीज़ें हैं, लेकिन एक्टर्स और फ़िल्म वालों का उनका कोई, या फ़िल्म्स के लिए कोई भी आर्काइव या कुछ नहीं हुआ, बल्कि जहाँ थे भी रेडियो स्टेशन में या टीवी स्टेशन में बहुत म्यूज़िक की कलेक्शन थी। ज़ाहिर है जब से था, जब इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी उससे पहले का भी जैसे लाहौर स्टेशन में हर चीज़ थी, तो वो किसी ने उसको परवाह नहीं की। अगर प्राइवेटली किसी ने हथिया लिया, अपनी प्राइवेट बना ली, मैं अपने पास रख लूँ, वो किसी के पास वैसे हैं जो किसी को उसको हवा भी नहीं लगने देते। लेकिन पब्लिक के लिए अब ये फ़िल्म का, जैसे मैंने ज़िक्र किया, आप जागो हुआ सवेरा, तो लोग इस पे सांप बन के बैठे हुए थे, किसी को नहीं देखने देते थे जब वो उन्हें मिली, और बहुत अरसे बाद कहीं ये हुआ कि वो उसको यूट्यूब पे डाला गया, बहुत कह सुन के। अदरवाइज़ वो कोई किसी को नहीं दिखाते थे और लोग यही करते हैं कि बस हम अपने पास रखें या कैश कराएँ, और लोगों के लिए इस चीज़ को एजुकेट करने के लिए या देखने के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है, तो जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, एक इंडिपेंडेंट एसोसिएशन, एक बॉडी बना के एक इनिशिएटिव ले सकते हैं। सबके पास, आर्टिस्ट के पास पैसों की कमी नहीं होती। नहीं लेकिन होती। वही कि किसी में उतना विज़न और वो अप्रोच नहीं है कि हाँ, हम जी, किस तरह से इसको आर्काइव या रिस्टोर करने के लिए अपनी जो फ़िल्म्स बिल्कुल, हैं, और इसमें म्यूज़िक वही है। बात है कि आपको हाई सीरियसनेस चाहिए होती है। मैं कहीं जाके किसी एब्सोल्युटली। किसी प्लेटफ़ॉर्म पे कह दूँ ये सारी बातें मैं करूँगा और ये होगा इंशाल्लाह, ये, लेकिन करना जो होता है ना, जो करने वाले होते हैं वो अपने-अपने तौर पे लोग कर रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये जो था ना, जैसे आपने बात की कि उन फ़िल्मों को प्रिज़र्व करना, उनके नेगेटिव से आगे किसी और फ़ॉर्म में उसे डिजिटलाइज़ करना या कुछ करना, वो बहुत ज़रूरी था। मैं जिनका अपने दोस्त का बता रहा था, वो गुलनार वाली फ़िल्म का, तो उनसे भी मैंने कहा अगर तुम्हारे घर में कहीं भी बताते थे कि स्टोर में पड़ी हुई हैं, अब ये पड़ी हैं, मैंने कहा मैं बात करता हूँ लोगों से, हम उन्हें निकलवा के और देखते हैं उसमें से जो भी चीज़ अगर यूज़ हो सकती है, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की इस बात की।
नहीं, अब वो उनसे भी कोई पूछे स्टोर में रखने से फ़ायदा क्या है? जब तक वो लोगों तक पहुँचे, कोई भी वो तो फ़िल्म खराब हो होती है, जाती है, एक ये तो फ़िल्म बिल्कुल। मेकर या आर्टिस्ट का पर्पस ये होता है कि हमारी फ़िल्म लोगों तक पहुँचे, लोग हमें देखें, एप्रिशिएट करें और वो हमेशा रहे लोगों के बीच में। जी, ये मैं तो ऑब्जेक्टिव अगर अपने आप अपने स्टोर में रख के सड़ा रहे हैं तो व्हाट इज़ द बिल्कुल, पॉइंट? मैं तो अब अपने तौर पे दोबारा से ग्रामोफोन्स, टेप रिकॉर्डर्स, मैंने 2 रेडियोग्राम ओल्ड बड़े मुश्किल से बहुत महँगे खरीदे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें जैसी हैं, अगर रिकॉर्ड्स हैं पुराने, जहाँ पे हुँ, जिनको हम पंजाबी में तबा कहते हैं 78 आरपीएम के, तो वो ओरिजिनल उस म्यूज़िक को उस तरह सुना जाए। मैं सिर्फ़ अपने जी, जो होता है कि मैं ब्लूटूथ पे सुनूँ या वो मज़ा नहीं आता। मैं ऑफ़ तो ये कोर्स। चाहता हूँ कि जो जो इतने-इतने मेरे पड़े हैं, मेरे ग्रैंडफ़ादर के ज़माने के रिकॉर्ड्स हैं, हर फ़ॉर्म में थे रिकॉर्ड्स, कव्वालियाँ थीं, स्टोरीज़ थी उनमें उनमें स्किट्स थे छोटे-छोटे, और किस-किस के, बेगम अख्तर से लेके उससे भी पुराने, गौहर जान के, सबके, तो उनको एज़ इट इज़ सुनने को दिल चाहता है। मेरे लिए वो बहुत अनमोल है। मैं नहीं चाहता कि वो उस चीज़ को हम बस किसी और डिजिटलाइज़ पे ही सिर्फ़ सुनें। उसको एज़ इट इज़ भी मतलब आप कर सकते हैं रिस्टोर अपने पास, बिल्कुल। उसका ख़्याल करके करें अपने। वसीम साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे लग रहा है आपको अफ़सोस हो रहा है। नहीं, किस चीज़ का अफ़सोस? नहीं, फ़िल्में अच्छा, प्रिज़र्व नहीं हुई। फ़िल्म इंडस्ट्री तो तबाह हो गई है बिल्कुल, अभी रिवाइवल का कोई इम्कान भी नज़र नहीं आ रहा। तो बस ये है जी कि वो फिर 77 में ज़ियाउल हक आ गया और बस फिर समझ लें कि और फिर बेड़ा गर्क हो गया। सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया जी, बिल्कुल। यानी उसमें हेवी सबसे ज़्यादा बुरा ये हुआ था वसीम साहब, कि वो जो आपको जो रॉ फ़िल्म मँगानी होती थी, हाँ, उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन और वो जो उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी ना, तो जी, उसके बाद तो समझिए 80% तो निकल ही गए बीच में से ना। अब हर किसी के जी, इतने मीन्स नहीं होते कि वो उस तरह उसको इम्पोर्ट करे या यूँ करे, तो वो तो मतलब हर तरह से डिस्करेजमेंट थी उस चीज़ की। वो लेकिन था फिर ये है। हेवी टैक्सेशन, फिर जी, सिनेमा हाउसेज़ लोगों ने डिमोलिश करने शुरू कर दिए जी, और बहुत से सिनेमा हाउसेज़ जो थे उनकी जगह पे शॉपिंग मॉल्स बन गए, बिल्डिंग्स बन गईं और फिर सेंसरशिप की जो पॉलिसी थी उसको बहुत सख्त कर दिया। यानी फ़िल्में जो थीं वो यानी आप उसमें जनाब किसी खातून को भी नहीं दिखा सकते एक ख़ास यानी हुलिये एक ख़ास लिबास के बगैर। हुँ। वो लिबास होना चाहिए, फिर उसके बाद जनाब आप किसी दोस्त मुल्क के बारे में भी कोई बात नहीं कर सकते, फिर आप मुल्क के बारे में नहीं, फिर पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या वो अगर आप पढ़ लें, मतलब वो इन जो शॉर्ट सेंसर फ़िल्म फ़िल्म बनाना सब बंद करो, घर में जाके नमाज़ पढ़ो। सेंसर कोड अगर आप पढ़ लें नहीं, तो आप कहेंगे कि फ़िल्म बन ही नहीं सकती। नहीं, और अगर वही मैं आपको बोल ये रही हूँ, मतलब इसका यही हुआ ना कि फ़िल्में बनाना बंद करो और जाके मस्जिद में अमर, नमाज़ किसी पढ़ो। चीज़ में भी अगर आपको ये पता हो ना कि जब आपका एंड प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, तो यू डोंट नो कि ये चल सकेगा, ये पास होगा या नहीं होगा। तो वो तो फिर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये तो ऐसा, जिसे कहना चाहिए, एक पैशन होती है और एक लेबर ऑफ लव होती है फ़िल्म बनाना, चाहे हाँ, बुरी से बुरी भी आप बनाएँ, कितनी बुरी भी बिल्कुल। बनाएँ, जो बना रहा होता है उसके लिए वो अपनी औलाद ही होती है। तो वो अगर उसको बैन कर दे, उसका नाम बदल दे या उसके बीच में से इतना टुकड़े ही काट दे जो कि उसको बेस्ट लग पूरा रहे होते खराब हो थे, जाता है, बड़ा दिल वो दुखता है। खराब हो जाता था। और कई दफ़ा ये होता है कि जब एक दफ़ा फ़िल्म 2 एक दफ़ा सेंसर में आ जाए और उसका फिर ये बदल दें, फिर उसका ये बदल दिया, तो फिर वो फ़िल्म चलना भी दुश्वार हो जाती है। और कई दफ़ा तो बहुत दिन एब्सोल्युटली, डब्बों में बंद रहती है, और फिर लोग वेट करते हैं कि जब हमारा थोड़ा-सा चलो कोई सख्ती कम होगी तो हम करवाएँगे। तो उसके बाद वो टाइम गुज़र जा गया होता है, वो टाइम जी। बार्ड हो जाती है। बिल्कुल और उम्मीद करते हैं एटलीस्ट रिस्टोर करने के लिए जो 60-70s की अच्छी फ़िल्में हैं, आपने बताया कि बड़ा अच्छा दौर था पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का। उसको रिस्टोर करने के लिए कोई इनिशिएटिव लिया जाए, हो सकता है हमें सुन के किसी पे कोई असर हो और इस पे कोई इनिशिएटिव लिया जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया राशिद साहब और वसीम साहब आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक्स। आपका भी जी बहुत शुक्रिया, बहुत हमें अच्छा लगा इस गुफ्तगू से, आज हमारी भी थोड़ी-सी भड़ास निकल गई। खुदा हाफ़िज़। ओके जी, थैंक यू। शुक्रिया।